Hello my dear student, welcome to Excellent Study Center Educational Channel। तो स्टूडेंट अभी आप जैसा कि ग्राफ पे देख पा रहे हो कि रियल आपको दिख रहा होगा कि रियल नंबर क्लास 10 का हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगर यूट्यूब से आप प्रॉपर अगर जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स तो आपको पता होगा कि रियल नंबर क्लास 10 का मैंने पार्ट 1 आपको ऑलरेडी पहले दे रखा है। तो प्लीज अगर कोई स्टूडेंट अगर नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 को तो पहले वो आप देख लीजिए, क्योंकि वहां मैंने पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट मैंने दिया है। मैंने वहां पे बताया है कि EDL क्या होता है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसी तरह से EDA के बारे में मैंने बताया है, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके बारे में मैंने डिटेल से मैंने वहां बात की, सारा बेसिक कंसेप्ट मैंने वहां दिया है। यहाँ तक कि मैंने इसका डिफिनेशन, हालांकि मैथमेटिक्स में इसके डिफिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है, बट मैंने वहां पे इसको भी सिंप्लीफाई मैंने कर दिया है। तो प्लीज अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 को देख लें स्टूडेंट्स, फिर आप इसमें हाथ लगाए तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2। जैसा कि आपको यहाँ दिख क्या होगा, रियल नंबर क्लास 10 पार्ट 2। तो देखो पार्ट 2 में सबसे पहले मैंने क्या दे रखा है स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने EDA यहाँ पे दिया, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो EDA दैट इज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इससे पहले मैंने जो आपको पार्ट 1 दिया था स्टूडेंट, उसमें आपने देखा था कि पार्ट 1 में मैंने आपको EDA और EDL इस दोनों के बारे में बताया था कि यूक्लिड्स का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया था कि यूक्लिड्स जो वो साइंटिस्ट थे। डिवीजन का मैंने बताया था कि डिवीजन इसलिए नाम रखा है कि डिवीजन का मेथड है। लेमा का सेंस मैंने बताया था कि लेमा इज अ प्रूवन मेथड या प्रूवन स्टेटमेंट। तो इस तरह से EDA और EDL दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि आखिर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा इसका नाम क्यों रखाया। उसी तरह से मैं आज बताने वाला हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। हालांकि यूक्लिड डिवीजन मैं बता चुका हूं, यानी कि एल्गोरिथम आपको अब समझना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि EDL के बारे में लेमा, तो लेमा के बारे में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि वैसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी खुद तो प्रूव होता है लेकिन खुद से दूसरे को भी प्रूव करता है, यानी कि प्रूवन स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट्स। समय हमारे पास बहुत कम था, इसलिए बोलने में थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं कहीं में प्रॉब्लम शब्दों को उच्चारण में हो रहा होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि समय बहुत कम मिला है, इसको जल्दी से तैयार करना पड़ा है, फिर नोट्स आप तक ला पा रहा हूँ। तो हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत अगर 19-20 का प्रॉब्लम होगा तो सो सॉरी स्टूडेंट्स, पहले मैं इस चीज़ के लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। बट ऐसे चांसेस कम है क्योंकि मैंने खुद से इसको किया है, अभी ऑफिशियल वर्कर भी इसको नहीं किए हैं, क्योंकि अब इस समय तो वो होंगे नहीं तो थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होगा तो सो सॉरी स्टूडेंट्स। लेकिन पक्का आपको समझ में आ जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल अभी थका हारा में आया और आपके लिए फिर वीडियो अपलोड किया। कई सारे फोन्स आ गए, कमेंट्स आ गए कि सर वीडियोज अब तक अपलोड नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हो इस चीज को। बहरहाल तो देखो एल्गोरिथम का क्या सेंस है स्टूडेंट्स। तो एल्गोरिथम आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। देखो पहले मैंने आपको एक आइडिया मैंने दे देना कि एल्गोरिथम ऐसा वर्ड है, ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा सेंटेंसेस है या फिर ऐसा मेथड है जो किसी सॉल्यूशन के स्टेप्स को इंडिकेट करता है। यानी मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन है HCF का, उसके जो स्टेप्स वाइज सॉल्यूशंस हैं उसी को एक्चुअली में एल्गोरिथम कहा जाता है। इस वजह से इसे मैंने ऐसे लिखा है, एल्गोरिथम एन या फिर एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving type of problem। that mean किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिफाइंड स्टेप्स होते हैं वे एल्गोरिथम कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, आप देख सकते हो 45 और 445 का, ये डिवाइजर हो गया ऑफ कोर्स। तो अगर ये आपका है क्या 2 पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर में EDL को हम फाइंड करें, EDL को हम अप्लाई करें, EDL को अप्लाई करके जब इसको हम फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में ये सारे जो स्टेप्स लगेंगे, यही जो होल स्टेप्स है
इज कॉल्ड अ एल्गोरिथम। इसीलिए लिखा गया कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिफाइंड स्टेप्स होते हैं वे एल्गोरिथम कहलाते हैं। तो वो डिफाइंड स्टेप्स कौन से, जैसे कि इसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, अप्लाई ईडीएल ऑन 40, 445 एंड 42। तो ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या है यानी कि जो डिवाइजर है वो आपको पहले आ जाएगा। अब जो ये डिवाइजर है, जो बड़ी संख्या है, जो बड़े नंबर हैं, इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये इसका जो मल्टीपल जो नंबर है, जो मल्टीपल फ्रैक्शन है, जो मल्टीपल नंबर्स हैं या फिर जो मल्टीपल जो एक्शंस हैं वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, जो फैक्टर्स हैं मल्टीपल वो क्या होंगे। तो 445 को जब आप इस पे ईडीएल को अगर फाइंड करोगे, तो मैंने पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं ऑफ कोर्स। तो 445 को अगर 42 से हमें करना है तो ऑफ कोर्स 42 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 और 35 आपका रिमाइंडर शेष के रूप में बच जाएगा। तो इस तरह से इससे तो आप लिख ही सकते हो कि 445 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। अब देखो स्टूडेंट्स, इस चीज को हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है r इज नॉट 0, यानी r 0 नहीं है। तो नाउ फिर क्या करेंगे, फिर अब हम अप्लाई करेंगे। फिर अब देखो यहाँ पे हमारे पास मिला क्या, 42 और 35 ऑफ कोर्स, यानी 42 और 35 ये दो चीज हमारे पास है। तो इसमें डिवाइजर कौन हो जाएगा, ऑफ कोर्स 42। तो 42 ऐसे जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल फैक्टर करते हैं। तो 42 का मल्टीपल फैक्टर क्या हो जाएगा, 35 इंटू 1 और तो कितना आ जाएगा 35 और प्लस आपका 7 जो है, यानी कि 42 में से जब 35 को माइनस करोगे, ऐसे आप बनाते हो ना कि कितनी बार में 42 आएगा टेबल, तो 35 को 2 बार करोगे 42 से ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में हमें लगाना होगा। तो 35 को 42 में से जब माइनस करोगे तो हमारे पास 7 बचेगा ऑफ कोर्स। अब क्या हुआ, 7 आया, तो फिर r इज नॉट 0 अगेन। फिर क्या करेंगे, अब फिर इसमें हम यानी कि 42 और 35 में फिर हम अप्लाई करेंगे क्या, नो 35 और 7 इस दोनों में, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी हो चुका, इस दोनों में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या, ईडीएल यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 35 बड़ा है या 7 बड़ा है, ऑफ कोर्स 35 बड़ा है। तो 35 का मल्टीपल फैक्टर हो जाएगा 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 7 5 6 35, यानी कि 7 5 35। अब क्या हुआ, पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि प्लस हमारा 0, r इज 0। देखो मैंने यहाँ पे इसको रेड भी कर दिया, कलरफुल कर दिया ताकि आसानी से कुछ समझ में आ जाए कि जो रिमाइंडर है वो क्या हमारा 0 है। देयरफॉर यही तो हम खोज रहे थे ना कि जब तक r हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हम इसी एक्शन को करते रह जाएंगे। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि HCF 445 एंड 42 का जो HCF होगा वो क्या आया, 7 है ऑफ कोर्स। यानी जो 7 वाला जो हमारा जो मल्टीपल फैक्टर है 35 का, वो हमारा कितना 0 ले आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 है, ये 7 जो आपका HCF आया वो हाईएस्ट काउंट फैक्टर ऑफ कोर्स ही हो जाएगा। तो हाईएस्ट काउंट फैक्टर जो आपका आया, तो ये आपका क्या होगा, ये जितना भी आपने मल्टीपल फैक्टर किया है यहां से लेके, यानी कि 445 और 42 का, उसी तरह से 42 और 35 का, और 35 और 7 का जो लास्ट में आपने किया, इन सब का माना जा सकता है कि जो HCF है वो क्या होगा, 7 हो जाएगा ऑफ कोर्स। आप समझ सकते हैं, बहुत बेसिक चीजें मैंने पार्ट 1 में भी हालांकि बता रखा है, आपने पहले भी बेसिक क्लास में 6 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा ऑफ कोर्स। तो HCF का मतलब भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से जो हम मल्टीपल फ्रैक्शन को, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी डिफाइंड स्टेप्स वाइज करते हैं सॉल्व किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, यही कहलाता है एल्गोरिथम। इसलिए तो मैंने कहा कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिफाइंड स्टेप्स होते हैं वे एल्गोरिथम कहलाते हैं। यानी एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem. Okay students,
अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने एल्गोरिथम को डिफाइन करने के लिए सिर्फ आपको बताया, यही सिर्फ आपका काम आएगा। एक्चुअली में आपकी बुक से, एनसीईआरटी से और अदर जो आर एस अग्रवाल बुक्स हैं, अगर आप वहां देखोगे, जैसे कि एनसीईआरटी 1.1 एक्सरसाइज जो है, उसके क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स आपको इस बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या मजे की बात है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या वो सॉल्व हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, 335 एंड 225, इसमें हमें क्या करना है, अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और एचसीएफ उसके द्वारा हमें फाइंड करना है। तो क्या सबसे पहले मैं आपको ये, उसी तरह से और भी क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर अभी जो हमने पढ़ा ये सारी चीजों में जो मैंने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ निकालने के लिए आखिर हमने किया क्या है देखा जाए तो। एचसीएफ के लिए थोड़ा सा इसको आप रिमाइंड कर लें, एक बार रिकैप कर लें स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग भी ऐसा ही दे रखा है ताकि आपके ये सारे क्वेश्चंस और इस तरह के और भी कई सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स न रह जाए। तो मैंने किया क्या था, मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ऑफ 2, यही ना था। देखो यहाँ 2 नंबर था, 2 पॉजिटिव इंटीजर, इससे मैंने ये देखा कि भैया बड़ा नंबर कौन सा है, तो 445 ये बड़ा नंबर था ऑफ कोर्स। तो इसको मैंने क्या किया था, इसके जो मल्टीपल फ्रैक्शन थे, मल्टीपल जो नंबर्स थे, उसको मैंने यहाँ पे फाइंड किया था। तो आप कह सकते हो कि सबसे पहला स्टेप्स हमारे पास है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ऑफ 2, एंड सेकेंड स्टेप अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही तो किए थे ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई ईडीएल, सबसे पहले यही तो किया था। तो उसके बाद इस तरह से सेकेंड हमारा जो स्टेप हो जाएगा अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। स्टेप नंबर 3, इफ r is equal to 0, d is the HCF of c and d, but r is not 0, apply the division lemma to d and r, यानी कि डिवाइजर एंड रिमाइंडर। तब हम क्या करेंगे, अगर हमारा मान रखो कि if r is equal to 0, अगर r 0 अगर आ गया तो ठीक है, लेकिन d is the HCF of c and d, but r is not 0, अगर r और 0 नहीं आया c और d के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई दी डिवीजन लेमा। फिर उसके बाद हम डिवीजन लेमा को अप्लाई करते चले जाएंगे, किसमें, डिवाइजर और रिमाइंडर में। जैसा कि यहाँ हुआ था कि अगर 0 नहीं आया तो r is not 0, तो फिर हम अप्लाई कर दिए थे ETL डिवीजर और रिमाइंडर में, ठीक है ना। तो ऐसा ही हमने किया था। तो वही यहाँ पे आपका फिर स्टेप कहता है कि उसमें हम अप्लाई करेंगे 4 स्टेप्स। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, और इसे कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 न आ जाए, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था स्टूडेंट्स। अगर थोड़ा भी अगर स्टूडेंट्स की तरह प्रॉब्लम होगा, प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले तो एक बार पूरा वीडियो को देख लें, फिर आप उसको दोबारा देखें और फिर कॉपी में तीसरी बार में नोट करने का काम करें। मैं चैलेंज आपको देता है स्टूडेंट, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे हो सकता है कि आपका एक ही बार में क्लियर हो जा रहा होगा स्टूडेंट्स, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, तब तो और अच्छी बात है। एक बार और फिर से देख लो। टू ऑब्टेन द एचसीएफ टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर को जब हम ऑब्टेन करना हो उससे एचसीएफ, तो सबसे पहला स्टेप्स होगा आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ऑफ 2, 2 नंबर में ग्रेटर नंबर कौन है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसके बाद हम ईडीएल को उस पे अप्लाई करेंगे, और जब अगर आर हमारा जब तक 0 नहीं है, हम कंटिन्यू यही प्रोसेस को करते रह जाएंगे। यही तो आपका है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन क्या था, यहाँ क्वेश्चन था 335 एंड 225, तो उसी को मैंने यहां से फिर से शुरू कर देना। क्या दिया गया देखो पॉइंट्स में, द डिवीजर एट द स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। इस डिवीजर को हमें क्या करना है, स्टेज पे हमें रिक्वायर्ड करना है एचसीएफ को। क्वेश्चन नंबर 1, 135 इन 225, तो यही आपका वहां दिया गया था। यहाँ जो मैंने आपको दिखाया ये क्वेश्चन जस्ट लाइक वही यहाँ पे दिया गया 135 एंड 225, 135 एंड 225। थोड़ा सा क्वेश्चन में तब्दीली है, लेकिन कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं है स्टूडेंट्स, लगभग आपका सेम ही चीज यहाँ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 135 और 225 में हमें एचसीएफ को फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया कि 2 पॉजिटिव जो इंटीजर हमें दिया जाएगा, उसमें जो बड़ा नंबर है वो हमारा कितना है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 225 बड़ा है, तो इसका क्या करेंगे, मल्टीपल फैक्टर को हम निकाल लेंगे। तो 225 का मल्टीपल फैक्टर अगर निकालेंगे तो 135 को 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे ऑफ कोर्स, तो कितना है 135।
इस तरह से जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आपको 90 आ जाएगा, क्योंकि अगर 135 को अगर आप 2 से करते हो तो ये आपको जो है 225 से ज्यादा बाउंस कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 135 into 1 is equal to 135 प्लस 90 आपका जो बचेगा वो आपको 90 रिमाइंडर में आ जाएगा। ये आपको ऑफकोर्स मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता रखा था, आप समझ भी पा रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या, r is not 0 ऑफकोर्स स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या बताया, जैसे फिर हम आगे अप्लाई करेंगे यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा को, तो आप लिख सकते हो कि अप्लाई द EDL ऑन D and R, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। यानी 135 is equal to 90 into 1 plus 45। अब यही ना होगा, देखो अब यहाँ पे आपके पास बचा क्या, ये आपका 135 डिविजन 1 हो गया क्वेश्चन और R हो गया रिमाइंडर। तो हमें करना क्या होता है, हमें जो डिवाइजर और रिमाइंडर को फिर से लेना होता है। तो ऑफकोर्स 135 पर है 90 पर है, तो ऑफकोर्स आपका 135 पर है, यानी कि डिवाइजर को कॉमनली हम लोग लेते हैं क्योंकि बड़ा होता भी है। 135 का फिर मल्टीपल फैक्टर जो हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा 90 to 1 is equal to 90 प्लस 45 यानी रिमाइंडर में। इसका मतलब अभी भी हमें रिमाइंडर जो वो 0 नहीं आया, तो R is equal to not 0। अगेन स्टूडेंट्स, तो EDL ऑफकोर्स जब हमारा यहाँ भी अगर R is equal to not 0 आया तो फिर क्या अगेन हम इसको अप्लाई करेंगे ऑफकोर्स। तो EDL ऑन D and R यानी डिविजन एंड रिमाइंडर, ऑफकोर्स यही तो करना होता है हमें। तो डिविजन हमारा कितना है स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ 90 है। तो 90 में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीपल फैक्टर को फिर से अप्लाई करेंगे। तो 90 में अगर आप 45 से अगर करोगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका क्या है 90 और आपका डिविजर और रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका 45 है। तो 45 को 2 से करोगे तो 90 से तो प्लस कर जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, 2 में करेंगे, 1 में कर सकते हैं तो 1 में तो कम आएगा, 2 में करेंगे तो क्या होगा 45 into 2 is equal to 90 यानी 40 80 और 5 इधर का बचा नहीं 90। इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होगा कि 45 को अगर हम 2 से अगर करेंगे मल्टीपल तो पूरा का पूरा हमारे 90 हमें मिल सकता है, बल्कि मिलेगा ही स्टूडेंट। इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्टूडेंट R is 0। यहाँ पे तो R is not 0, यहाँ भी तो R is not 0, बट या इस एक्शन पे, इस फैक्टर पे, इस लाइन पे आपको दिख रहा होगा कि हमें 0 मिला, यानी R is 0। अब देखो स्टूडेंट, इस वजह से आप कह सकते हो स्टार में आप इसको लिख सकते हो द डिविजर 45 SCF gives 135 and 225, यानी 135 and 225 का जो हमें HCF होगा वो कितना होगा, ऑफ कोर्स 45, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिविडेंड इज इक्वल टू 225 एंड डिविजर इज इक्वल टू 135, यही है आपका। तो फाइंड HCF बाय EDA यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हालांकि यहाँ पे तो आपका एक फैक्टर आपका फाइंड हो चुका, दूसरी तरह से अगर हम चाहे इसको सॉल्व करना है सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखिएगा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका यहाँ फाइंड हो चुका, HCF निकल गया हमें 45 इसका। लेकिन अगर हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि डिविडेंड इज इक्वल टू 225 और डिविजन हमारा दिया गया था 135, यही था ना यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या लिखेंगे, फाइंड HCF बाय EDA, हमें फाइंड यही तो करना ना, ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके थ्रू, EDA यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ऑफ कोर्स जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था ब्रॉडली, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। तो इस तरह से आप यहाँ कह सकते हो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिविडेंड इज इक्वल टू 225 डिविजन 135, फाइंड HCF बाय EDA यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट्स The process can be existed as under, ये थोड़ा सा आपको चिप टाइप का हो जाता है, बट आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपने जूनियर क्लासेस में ऐसे पढ़ा होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, 135 को कुछ ऐसे लिख देते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं, और 225 जो आपका डिवाइजर उसको यहाँ ले लेते हैं, और इसे डिवाइड का जो प्रोसेस है इसको प्रोसेस को करते करते जब तक 0 नहीं आता करते रहते हैं, 0 आता है फिर छोड़ देते हैं। तो लिख सकते हैं कि हेंस HCF 135 225 is equal to 45। तो देखो यहाँ भी 45 इस मेथड से भी आपको आ जाएगा और इस मेथड से भी आपको 45 आ जाएगा ऑफ कोर्स। लेकिन ये हमारे क्लास 10 के हिसाब से जो यूक्लिड्स बाबा थे, यानी जो मैथमेटिशियन थे, जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया,
उनके हिसाब से ज्यादा बेटर होगा कि आप कुछ ऐसे सॉल्व करिए, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका जो मैंने आपको बताया, वरना बाय द वे आप ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा स्टूडेंट्स। उसी तरह से आपको फिर नेक्स्ट ये सारे भी सॉल्व करके आपको दिखाए गए हैं, इजीली आप देख सकते हो, समझ सकते हो। किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया था, तीनों क्वेश्चन के स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सॉल्यूशन आसानी से मिल गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया गया। मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए स्टूडेंट्स। अब क्या है ना कि आपको मैंने कुछ क्वेश्चन देना है, ये आपको इस बेसिस पर भी है, इससे कुछ स्टैंडर्ड अपर क्लास के बेसिस पर भी है, लेकिन आप सॉल्व कीजिए। जो प्रॉब्लम होगा ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हो सकता है बाय द वे, क्योंकि क्वेश्चन का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा मैंने हायर यहाँ से लिया है, जो आपको जस्ट मैं देने वाला हूँ क्वेश्चन टाइम। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट्स, फिर तो आपको क्लास में आना ही है, फिर आपको एक सॉल्व होगा ही। आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हो, जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं सेंटर तक, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। ओके स्टूडेंट, हमें कमेंट में जरूर बताना, और पसंद आ रहा हो तो इसे जरूर इसे लाइक एंड शेयर करना स्टूडेंट्स। अभी हुआ नहीं है, अभी क्वेश्चन बाकी है, यू नो। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम के लिए वेल डिजाइन वेल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ये जो आपको मौसा दिया गया है, यानी कि महत्तम समापवर्तक, इसका ध्यान रखें, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से आप इसे इंग्लिश में ही बोल सकते हो, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द फॉलोइंग HCF ऑफ क्वेश्चन 1, 136 एंड 38220। इस दोनों में हमें फाइंड करना है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी तरह से यहां भी 252 एंड 1540। उसी तरह से फिर आपको अगेन क्वेश्चन से दिया हुआ आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where 9 is some integer. Show that any positive odd integers is of the from 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where 9 is some integer. That means students कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक होता है, यानी कि q is a integer. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, होता है ना आप लोग का पार्ट, कई सारे सेट आते हैं, सेट ABCD इस तरह से आपका आता है। तो होता क्या है कि आप बोलते हो कि अरे मेरे तो अलग क्वेश्चन आया था, तेरे अलग क्वेश्चन आया था, आप लोग आपस में बात करते हो। एक्चुअली क्वेश्चंस एक ही प्रकार के रहते हैं, बस पूछने का जो आइडिया होता है, जो मेथड होता है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अक्सर उस स्टूडेंट आप उसमें चूक जाते हो। जैसे कि ये देखो, इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है, दिखाएं कि एक धनात्मक पूर्णांक, थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, सॉरी स्टूडेंट्स, धनात्मक होगा। दिखाएं कि एक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q plus 1 या फिर 4q plus 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जैसे बना है वैसे ही ये भी बनेगा। अथवा इसी क्वेश्चन को फिर कुछ ऐसे भी पूछ सकता है, दिखाएं कि किसी घन पूर्णांक का वर्ग 4q plus 2 या 4q plus 3 के रूप का नहीं होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब कुछ ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे दिखाएं कि किसी घन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q plus 1 रूप का होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक ही क्वेश्चन में इतने सारे तरीके से मैंने आपको बताया कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, यानी कि आपको वेल डिफाइंड क्वेश्चन टाइम का सेट आपको दिया जा रहा है। तो आप इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। हो सकता है कुछ सॉल्व नहीं भी हो पाएंगे, तो नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा।
तो आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स, आप कमेंट में हमें बताओ और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करो ताकि उन्हें भी इस चीज का बेनिफिट मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एंड होती हैं। फिर आपको टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है, यानी क्वेश्चन आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। और 7 क्वेश्चन में देखो कि कई सारे तरीके से मैंने आपको बताया इसके मेथड के बारे में, तो आप इसे देख लो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।